हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देखिए 2 बुक है हमारी इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले मैं 12th क्लास में आपका इकोनॉमिक्स को खत्म करने की खूब कोशिश करता हूँ कि बच्चों को टफ लगती है इकोनॉमिक्स। मेरी प्रयास ये रहता है कि पहले इकोनॉमिक्स को अच्छे से हम उसको पढ़ लें, समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो बहुत सरल है। देखिए 2 बुक हैं आपकी, एक है समष्टि अर्थशास्त्र, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है आपका आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले 2 बुक हैं और 2 बुक में हम सबसे पहले आपका पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले आपकी बुक खोल लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र। उसका पहला चैप्टर है सामान्य सामान्य मतलब पहला चैप्टर है आपका परिचय और पहली हेडिंग है सामान्य अर्थव्यवस्था। निकाल लिया आपने बुक, खोली बच्चों। तो वीएसटी अर्थशास्त्र की हमारी बुक है। अब वीएसटी अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम जो हमारा कंज्यूमर है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत, उपभोग का सिद्धांत, ये सब चीजें। अगर मैं इसकी मेन ओवरऑल थीम की बात करूं तो हमारी वीएसटी अर्थशास्त्र है उपभोक्ता के व्यवहार पर बात करती है। क्या बात करती है, ध्यान दीजिए। हमारा उपभोक्ता है उसके व्यवहार पर बात करती है। तो ध्यान रखना है, तो उपभोक्ता के व्यवहार की बात करती है। मेन क्या है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है उसकी बात करती है। क्लियर है। अब व्यवहार में जो भी चीजें होंगी, वो कौन सी बुकों को मतलब कौन सी चीज को खरीदता है, इसका मान क्या होगा, किन चीजों पर ज्यादा वो अपनी वैल्यू रखता है, ये सारी चीजें हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत ये सारी चीजें व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका ध्यान दीजिए, तो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो हमको क्या करना है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। क्लियर है, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब चलिए दूसरा, अब हम यहाँ आ गए। सबसे पहले हमने परिचय पढ़ा और बहुत ही सिंपल तरीके से बड़े सामान्य शब्दों में इसका परिचय है, तो आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे परिचय पर तो सारी चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे किसी भी समाज का, कोई भी समाज, समाज का मतलब है चाहे आप यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं की भी बात करें, किसी भी समाज के विषय में सोचिए। समाज के लोग खाना, वस्त्र, घर, सड़क, रेल सेवा जैसे यातायात के संसाधनों, डाक सेवाओं, चिकित्सा, अध्यापकों जैसी बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हम रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों को देखते हैं। ठीक, वास्तव में व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती पास उसे। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तु और सेवा का उपभोग करना चाहता है उनमें से ही उसे उपलब्ध होती है। कृषक परिवार के पास भूमि का एक टुकड़ा है, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल और परिवार सदस्यों की लेबर सर्विस हो सकती है। मान लीजिए कोई परिवार है छोटा, मान लीजिए 2-3 बंदों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, दो उसके बच्चे हैं, उसके पास क्या होगा, थोड़ा जमीन का टुकड़ा है, तो क्या करेगा, हल बैल वगैरह होंगे, उसको बनाने के लिए कुछ में प्रोडक्शन करता होगा,
और अपने लिए उसके लिए सफिशिएंट हो सकते हैं। ठीक, अब आपको अभी लग रहा होगा सर हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, आप धागे सुई बैलों की जोड़ी पर कहाँ जा रहे हो। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि हम जब तक हम किसी चीज की पृष्ठभूमि नहीं बना लेते, के बारे में हम बेसिक चीजें नहीं पढ़ लेते, तब तक हम उस चीज के अच्छे से नहीं पहुंचते। अब देखिए, अब यहां से आप देखेंगे एक बुनकर को लेते हैं। बुनकर क्या होता है? बुनने वाला। तो बुनने वाले के पास क्या होता है भाई? धागा होगा, कपास होगी, और कपड़े बुनने के काम में आने वाले उपकरण, सुई है और वगैरह जो काटने की जो सारी चीजें होंगी। उसके बाद स्थानीय विद्यालयों की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यकता कौशल होगा। मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है विद्यालय में, क्या होगा? होगी, तो तो पढ़ा पाएगा। ठीक है, और किसी समाज के पास कुछ अन्य व्यक्तियों के पास अपने श्रम के सिवाय और कोई संसाधन ना हो, इसमें हर निर्णय इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों के लगाकर कुछ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन कर सकती है। अपने उत्पादन के एक अंश का प्रयोग ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कृषि परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसके एक अंश का उपयोग भोग कर सकते हैं, बाकी उत्पादन का विनिमय करके और वस्त्र, आवास और विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करती है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसी प्रकार बुनकर सूती धागों से जो वस्त्र बनाता है और उसे बीन निर्मित करके आवश्यकता अनुसार वस्तु और सेवा को प्राप्त कर सकता है। क्या उनकी गुड्स है, क्या उनकी सर्विसेज है, तो वो देख सकता है, इसको वो आपका बात कर सकता है कैसे देना है। अब मान लीजिए कोई टीचर है, कहाँ की? अध्यापिका है विद्यालय की। तो अध्यापक विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपए कमाती है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे पढ़ाने के बदले में कुछ आपका पैसे मिलेंगे, ठीक, जिनका प्रयोग वो अपनी वस्तुओं को और सेवाओं को खरीदने में करेगी। वस्तु मतलब मेरे कुछ खाने पीने की चीजें चाहिए, मेरे को कहीं जाना है, मेरे को चीज मंगवानी, तो मेरी सर्विसेज में आ जाएगी। ठीक है, तो वो सब प्राप्त कर सकती है और उसकी आवश्यकता है। मजदूर भी किसी व्यक्ति के कार्य के बदले में कुछ धन कमाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, और सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उसकी पूर्ति के लिए असीमित संसाधन नहीं होते। क्या होता है? असीमित संसाधन नहीं। यह कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है उसकी मात्रा में उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा में द्वारा नियंत्रित होती है। इस कारण अनाज के बदले विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में जो मात्रा प्राप्त करते हैं वही सीमित होती है। के परिमाण स्वरूप वह परिवार अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं सेवाओं का कुछ चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। वह अन्य वस्तुओं सेवाओं का त्याग करके कुछ वांछित तथा वस्तुओं को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। और उदाहरण के लिए यदि एक परिवार का बड़ा घर लेना चाहता है तो उसे कुछ और एकड़ खेत योग्य जमीन खरीदने पर अपना विचार त्यागना होगा। यानी कि देखिए, एक शब्द आया से ध्यान देंगे, अगर आपके पास पैसा सीमित है, अगर आपके पास कोई चीज आपको बढ़ानी है तो कोई चीज आपको उसको नहीं बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए, आपने सोचा कि मैं 6 रुपए का आम खरीदता हूँ और 4 रुपए का केला, लेकिन आपकी इच्छा बड़ी नहीं, यार मेरे के पास 10 रुपए ही है, मेरे को आम ज्यादा खरीदने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप 7 रुपए का आम खरीद सकते हैं और 3 रुपए के केले। तो पैसे आपके है ही नहीं, यानी कि जो कैपिटल है वो आपके बराबर है, तो आप उसको कैसे खरीद लोगे? यानी कि एक चीज को आपको सीमित करना पड़ेगा, यानी कि यही सीमांत है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है कि अगर आपको, ध्यान दीजिए, यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है उसे कुछ एकड़ जमीन खरीदने का विचार त्यागना होगा। या तो आप जमीन खरीद सकते हैं उसी पैसे से, या अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक पैसे से दो चीज नहीं कर सकते, एक आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। समाज के, ठीक है, अब कह रहे हैं समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में यह बात भी लागू होती है। सभी को संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, हर जगह रिसोर्सेज आपके कंप्लीट नहीं होते। मेन है आपका, सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, ठीक, उस समाज में सबसे बड़ी चीज है हमारे पास जो जितने भी संसाधन हैं उनकी कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करना।
सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न है। कुछ वस्तुओं और सेवा का संयोजन की आवश्यकता होती है, जिनसे भी कभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होते। यह कहना आवश्यक होगा कि किसी भी अवस्था में लोगों का सामूहिक आवश्यकता के द्वारा उत्पादन के बीच सुसंगति होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषक इकाइयों द्वारा पैदा की गई अनाज की मात्रा इतनी आवश्यक होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों को सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यकता कृषक इकाई के रूप में पैदा करती हो और इनको पास उपलब्ध संसाधनों का और वस्तु और आपके सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। चीजें कितनी रखनी है? आवश्यकता और वस्तुओं का जो उपभोग है वो आपका कंप्लीट किया जा सकता है। तो कंप्लीट उपभोग संसाधन और कितना क्या होगा, इस पर हम लोग आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए मैं कल प्रॉपर ही आपको इसको डेफिनेशन बेस पढ़ाऊंगा। अभी आपको लगना चाहिए कि इकोनॉमी से अगर इतना हलवा होती तो फिर दिक्कत ही क्या थी, इसलिए पहले क्यों पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चैप्टर क्या है, और बाद में आपको टू द पॉइंट में इसके डेफिनेशन जो है इसकी क्लियरली आपको समझाऊंगा कि बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या, क्यों है आवश्यकता, इसकी परिभाषा क्या है, कोई आपसे पूछ, ठीक है। हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो का व्यवहार कैसा है, कैसे हम देखते हैं। आप देखते होंगे, आप दुकान पर जाते हैं, आप वस्तु का चयन करते हैं, यार ये नहीं ये खरीद, अगर मैं ये खरीदता हूँ 100 रुपये में 2 मिलेगी, ये 100 रुपये की अकेली है। अगर मैं 100 रुपये की एक खरीदता हूँ तो मेरा काम चल जाएगा, 2 खरीदूंगा तो चल जाएगा, ऐसे हमारे विचार आते हैं ना। यही सब चीजों को स्टडी करना है, क्लियर है। बेसिकली जो आपका कंज्यूमर है, जो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, जो उनको ले रहा है, जो उनको खरीद रहा है, वो क्या है, वही तो कंज्यूमर है ना। इसी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, क्या खरीदना चाहता है, किन चीजों पर उसकी ज्यादा फोकस है, यही R&D का विषय है। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर किसी वस्तु की मांग बहुत अधिक, इसके विपरीत मान लीजिए किसी वस्तु की मांग बहुत बढ़ गई और इसके विपरीत समाज के लोगों की अनाज की आवश्यकता इकाई द्वारा सम्मिलित रूप से उपजाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरी वस्तुओं तथा सेवा के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन को पुनर्निर्धारण अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, यदि स्थिति अन्य वस्तु और सेवाओं के विषय में है। जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधन की कमी होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की, समाज के लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिए क्या पसंद है और क्या नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज में उपलब्ध रिसोर्स, सीमित रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों का विनिधान उनके द्वारा कुछ बनाया जाता है, वस्तुओं और सेवा के उत्पादन का करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले ध्यान दीजिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया फिर कुछ और बना लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अनुसार हमको देखना पड़ेगा जो हमारे लोग हैं, जो हमारा समाज है, किन चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, किन को ना पसंद करते हैं, कितनी कितनी किसकी डिमांड है, और उसी के अनुसार हम चीजों को मैन्युफैक्चर करना, चाहे वो आपका गुड्स और आपका सर्विस, इसी के अकॉर्डिंग हमको एक बेसिकली इतना ये कह रहा है। भैया ऐसा कुछ करेंगे तो ही हम कह सकते हैं कुछ होगा, और समाज में डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कैसी है, डिमांड के बाद सप्लाई कैसी है, सरप्लस कितना हो रहा है, ये सब चीजें बड़ी वेरी करती है। आप आगे बढ़ोगे इन चीजों जाओगे, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो डिमांड कैसे कम होगी, और डिमांड कम हो रही है तो आपका अभी वस्तु की डिमांड कम है, आप इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है, डिफ्लेशन कैसे आ रहा, हो भी क्यों रहा है, इन सब चीजों पर हम लोग समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्ट योजना का उत्पादन, सरकार उत्पादित वस्तुओं और सेवा का व्यक्तियों के बीच वितरित करना हो। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान और वस्तु और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का विस्तार, दोनों ऐसी मूलभूत आर्थिक समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं, ध्यान दीजिए वापस। इस प्रकार वस्तु और सेवाओं का व्यक्तियों के बीच
बंटवारा करना और सीमित संसाधन। ध्यान दीजिए, बार बार ये शब्द आपको मिलेगा। सीमित संसाधनों का विनिधान और वस्तु और सेवा का अंतिम मिश्रण, क्या फाइनल गुड्स में ला जाए। और दूसरा क्लियर हो गया। और कह रहे समाज में परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति पर बताई गई है कहीं जटिल होती है। समाज के विषय में अभी भी कुछ पढ़ा जाता है। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी मूलभूत विषयों के बारे में चर्चा है जिनमें हम कुछ अध्ययन करेंगे और वस्तुओं को हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें बड़े साफ और स्पष्ट हो। ठीक है, क्लियर है। तो एक सीमित संसाधन और अंतिम मिश्रण। ध्यान दीजिए, तो दो समस्या क्या आई, तो एक सामने निकल के आई इसमें सीमित सीमित संसाधन मिश्रण अंतिम मिश्रण। दो समस्या है सबसे बड़ी, ये हमको अच्छा। और समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्लियर होगा कि को लेना है तो किसी डिमांड क्या है, का उत्पादन कैसा हो रहा है, वस्तुओं की मांग कैसी है, उत्पादन कितना है, संसाधन की कमी है, उपलब्धता है तो किस बेसिस पर है, ये सारी चीजों को। ठीक है, आगे देखिए। अब मेन इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। केंद्र मतलब होता है जो सेंट्रल होता है, जो मूल है। हमारी बॉडी का मूल नाभि है ना, तो हम पूछते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है भाई। हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, समस्या कर रहे हैं, लेकिन पूरी पढ़ने के बाद हमको समझ ही नहीं आया क्या है। तो हमको मेन चीजें पढ़ना है कि आखिरकार हमारा, अगर हम पूछ ले कि हमारी अर्थव्यवस्था में सेंट्रल की समस्याएं क्या है, तो वो हमको पता करना। सबसे पहले हमारे सामने आई केंद्र की ये समस्या क्या है। वस्तु और सेवा का उत्पादन जो हम कर रहे हैं, कुछ उनका विनिर्माण कर रहे हैं और कुछ उपभोग जीवन के लिए आधारभूत जो आर्थिक नीतियों के अंतर्गत करे। प्रत्येक समाज को आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से उन कमियों का इनको सामना करना। संसाधनों की यह कमी चयन की समस्या को जन्म देती है। अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था ना शर्ट के ऊपर बात, आपके पास 100 रुपए हैं, ऐसे ही समझ। आपकी एक समस्या आ गई चयन की। चयन की समस्या। अब चयन की समस्या में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए में आपके सामने दो ऑप्शन खुलते हैं, या तो एक, मान लीजिए बुक खरीद लीजिए। बुक मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, क्या है आपका, दो बुक। आपको पता है ये जो बुक है ये हमारी 12th की परीक्षा और प्लस आगे की जो स्टडी है उसमें काम आएगी। लेकिन ये केवल ये जो बुक है ये मेरे को और आगे ले जाएंगी, ये मेरा कंप्लीट कोर्स करेंगी, कुछ भी मान लीजिए, दो शर्ट मान लीजिए। तो मेरे सामने ऑप्शन है, क्योंकि संसाधन कैसे हैं, लिमिटेड है। अगर यहीं मेरे पास 200 रुपए होते तो मैं इसको भी खरीदता और इसको भी खरीदता। अब मेरे पास ऑप्शन बचा है किसका, चयन का। चयन का क्या ऑप्शन बचा है, या तो मैं ए वस्तु खरीद लूं या मैं बी खरीद लूं। तो 100 रुपए में मेरे पास क्या कर सकता है, या तो मैं इसको खरीद सकता हूं या मैं इसको खरीद सकता हूं। यहां से क्या आ गया, मेरे पास चयन करने का विकल्प आया। और चयन करने का क्यों आया, क्योंकि मेरे पास क्या है, सीमित संसाधन मेरे को मिले। सीमित संसाधन हमको मिले, क्लियर है, ये हमको देखना। तो ए और बी था, इसलिए चूज करना पड़ा।
ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेज से चयन होता है। मान लीजिए अगर लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन अच्छे हैं, मेरे पास 200 रुपए हैं, तो मैं ए को भी परचेज करूंगा और मैं बी को भी परचेज करूंगा। ये सारी समस्या जो है हम इन्हें केंद्र की समस्या के रूप में आंकते हैं। बाकी आगे पढ़ेंगे किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किस मात्रा में किया जाए, कैसे किया जाए। अब आपका मेन शुरू। तो कल एक बार मैं आपको परिचय बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में घर जाकर थोड़ा पढ़िए और बेसिक जानकारी